कहीं भी किसी के भी। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पंजाब के होशियारपुर में नेशनल हाईवे पर बनी टोल प्लाजा पर कल रात पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के काफिले पर 2 अज्ञात गाड़ियों में आए लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। गाड़ियों पर पथराव किया गया। आरोप है कि अश्विनी शर्मा के साथ मारपीट हुई। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष पर हमले की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हुए और सड़क पर जैम लगा दिया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर जैम खुलवाया। बताया गया कि पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जालंधर से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके पठानकोट वापस जा रहे थे। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास किसान धरना देकर बैठे थे। वहां से गुजरते वक्त कुछ लोगों ने उनके काफिले को घेरने की कोशिश की। कुछ गाड़ियां निकल गई, लेकिन इसके बाद अश्विनी शर्मा की गाड़ी को हमलावरों ने घेरा और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। अश्विनी शर्मा के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें किसी तरह से बचाकर निकाला। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हुए हमले पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने ट्वीट किया और लिखा कि पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर घातक हथियारों से जानलेवा हमले की निंदा करता हूं। पंजाब में किसान आंदोलन की आड़ में यूथ कांग्रेस के गुंडे पुलिस के सहयोग से बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। ऐसे घिनौने राजनीतिक हमलों से न बीजेपी डरेगी, न झुकेगी, न अपने संकल्प से पीछे हटेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। पीड़ित परिवार ने भी हाथरस प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की। सारे बॉर्डर आपने सील कर दिए थे तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू था ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने मेलाफाइड तरीके से उस बेटी को जला दिया। और कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर ये डेड बॉडी किसी बहुत पैसे वाले पर्सन की होती तो आप हिमाकत करते ये काम करने की। लंबी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों के साथ अलग अलग बातचीत की, जिसके बाद सरकारी अधिकारियों का काफिला परिवार को लेकर लखनऊ से हाथरस के लिए निकल दिया। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार को लेकर जो है हाथरस प्रशासन जो है वो निकल चुका है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा में सुबह दिन निकलने से पहले ही हाथरस से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लखनऊ के लिए निकल गई। काफिले में हाथरस के सीईओ, डीएम और एसडीएम के अलावा पीड़ित परिवार के 5 सदस्य रहे। काफिले में अफसरों और सुरक्षा कर्मियों की कुल 6 गाड़ियां शामिल रहीं, जो लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए हाथरस से लखनऊ पहुंची। पहले अधिकारियों की योजना रात में ही लखनऊ के लिए निकलने की थी, लेकिन परिवार ने रात में निकलने पर ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि देर शाम या देर रात वो ट्रैवल नहीं करेंगे और इस वजह से जो है आज सुबह जो आला अधिकारी पहुंचे थे और साथ ही साथ सीईओ रैंक के अधिकारी जो है इस काफिले में यहाँ पर शामिल है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी और 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई में यूपी सरकार को अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना होगा। न्यूज 18 की अमित सिंह की रिपोर्ट है कि हाथरस घटना के पीड़ित परिवार ने कोर्ट में सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत से ही सही जांच नहीं की और उन्हें परेशान किया। यहां तक कि परिवार ने पुलिस पर कोई मदद न करने और शुरुआत में एफआईआर न लिखने का आरोप भी लगाया। सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया कि उनकी इजाजत के बिना ही लड़की का अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं किया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि डीएम ने उन पर गलत तरीके से दबाव बनाया, इसलिए पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं। 2 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी पेश होने को कहा गया। लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच में हाथरस केस में सुनवाई के समय मौजूद रहने के बाद पीड़ित परिवार वापस हाथरस लौट आया। हाथरस लौटने के बाद पीड़ित के भाई ने बताया कि कोर्ट में काफी देर तक अंतिम संस्कार से जुड़ा सवाल ही पूछा गया। पीड़ित के भाई ने यह दावा भी किया कि हाथरस के डीएम को वहां फटकार भी लगाई गई। कोर्ट की सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि अब उन्हें इंसाफ मिलने का भरोसा हुआ है। हाँ, वही पूछा गया कि मतलब अंतिम संस्कार कैसे बिना पूछे कैसे हुआ, तुमने पूछा या नहीं पूछा। हम लोगों ने वही बताया कि मतलब पूछे थे कि आपसे पूछा था हॉस्पिटल में आपको डेड बॉडी मिली थी। हमने बोला हमें तो मिली नहीं, हमें तो बताया भी नहीं, गुमराह कर दिया हम लोगों को। यही पूछा था उन्होंने कि आपकी मर्जी से हुआ या इन्होंने ज़बरदस्ती करा। तो हमने बताया कि वो लोग हमें तो बेटी का मुख भी नहीं देखने दिया इन लोगों ने और बेटी को ऐसे ही जला दिया। तो उन्होंने बताया कि आपको ये अधिकार नहीं है जलाने का। तो अदालत के सवालों से आप सहज हुए, संतुष्ट हुए या आप असहज हुए? नहीं, हमें संतुष्टि है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारी उन्होंने सुनी है और बात को समझी भी है कि ये लोग गरीब आदमी है, ये कहाँ जाएंगे। कम से कम उसको कितना दुख है कि कागज अपनी बेटी का मुख भी नहीं देखने दिया। अमेरिका के फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के समर्थकों ने गोल्फ कार्ट रैली निकाली।
अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव, लेकिन वहां कुछ राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में फ्लोरिडा से सामने आई तस्वीरों में वोट देने निकले सैकड़ों लोगों ने खुलकर अपनी पसंद का इजहार किया। जो बाइडेन के समर्थन में करीब 500 गोल्फ कार्ट सड़कों पर दौड़ती नजर आई। उन पर जो बाइडेन और कमला हैरिस के नाम के पोस्टर लगे दिखे। अपने नेता के समर्थन में पोस्टर आम बात है, लेकिन एक गाड़ी पर लिखे नारे ने तो सबका ध्यान खींचा। पोस्टर पर लिखा दिखा कि रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक भी जो बाइडेन के साथ हैं। इलेक्शन दफ्तर के बाहर भी कई लोग जो बाइडेन के समर्थन में बैनर और पोस्टर पकड़े नजर आए। विजया राजे सिंधिया के नाम का एक 100 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया। पूर्व बीजेपी नेता विजया राजे सिंधिया की 101वीं जयंती पर दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उनके नाम का 100 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। साथ ही उन्होंने उनके साथ बिताए दिनों को भी याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनसे बहुत आग्रह किया था कि वो जनसंघ की अध्यक्ष बन जाए, लेकिन उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में ही जनसंघ की सेवा करना स्वीकार किया। राजस्थान के करौली में हुई पुजारी की हत्या के मामले के बाद सरकार के कुछ मंत्री और विधायक इस पुजारी के परिवार से मिलने पहुंचे। इन कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद सौंपी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मकान से जुड़े कागज भी दिए। आरोप है कि इस पुजारी की कुछ दिन पहले जमीन विवाद में जलाकर हत्या कर दी गई थी। जब हमारा आने का था तो यहाँ पर जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, जो यहाँ धरना देने आ गए। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में चल रहे रेल रोको आंदोलन से बिजली संकट गहराने की आशंका बढ़ गई। पिछले कई दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन से पंजाब में रेल सेवा पर असर पड़ा है और इसी वजह से वहां कोयले की भी कमी पड़ गई। अगर तुरंत कोयला नहीं पहुंचा तो थर्मल पावर प्लांट बंद होने और पूरे प्रदेश में बिजली संकट गहराने के आसार बढ़ गए। 3 दिन तो बाद जे रेल गड्डियां ना चलियां ਤਾਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ ਜਾਂ शायद हो सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन ने डल झील की सफाई का काम तेज कर दिया। सर्दियों में शुरू होने वाले पर्यटक सीजन से पहले झील को हर साल इसी तरह संवारने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार कोरोना संकट में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इससे वहां कारोबारियों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया था। हम डल को पूरा ज्यादा ही साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, रखने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के संगरूर में किसानों ने पटवारी और एक पंचायत सचिव को बंधक बना लिया। ये दोनों लोग वहां के भवानीगढ़ में पराली जलाने वालों पर मामला दर्ज करने गए थे, लेकिन जैसे ही इस बात का पता वहां की किसान यूनिट को चला, बड़ी संख्या में किसान वहां पर जुटे। पटवारी और पंचायत सचिव को बंधक बनाया। खबर पाकर पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन किसानों ने दोनों लोगों को नहीं छोड़ा। किसानों ने कहा कि वो इसी शर्त पर दोनों लोगों को जाने देंगे जब इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि पराली जलाने पर केस नहीं दर्ज किए जाएंगे। कोरोना के खतरे के बीच बिहार में 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी गई। चुनाव में ड्यूटी पर तैनात रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोरोना से बचाव वाली किट तैयार की जा रही है, जिसका नाम कोविड प्रोटेक्शन किट रखा गया। ये सभी किट चुनाव में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाएंगी, जिससे कि वो कोरोना से खुद का बचाव कर सकें और मतदान की प्रक्रिया में कोई रुकावट भी ना आए। इस प्रोटेक्शन किट में एक 100 ml का सैनिटाइजर है, फेस शील्ड है, 6 मास्क है और 2 हैंड ग्लव्स है। पटना के ज्ञान भवन में इन किटों की पैकिंग की जा रही है, जिन्हें तैयार करने में सैकड़ों लोग जुटे नजर आए। अभी इन्हें पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, जिन्हें तकरीबन 40,000 बूथों पर मतदान से पहले भेजा जाएगा। इसका उपयोग मतदान कर्मी मतदान कराने के समय करेंगे, ताकि एक सुरक्षित वातावरण में वो मतदान करा सके। समय पर इन किटों को मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी दिन रात इस काम को पूरा करने में लगे दिखे। इसके अलावा बूथों पर वोटरों के लिए सैनिटाइजर और मास्क का भी इंतजाम किया जाएगा। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में आग से करीब 60 झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस हादसे की वजह फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन झुग्गियों में रखे सिलेंडरों के फटने से आग तेजी से फैल गई, जिसके बाद झुग्गियों से तेज लपटें उठती नजर आईं। देखते ही देखते पूरा इलाका लपटों में घिरा नजर आने लगा और वहां से उठ रहा धुआं हर तरफ फैलने लगा। घटना की खबर जैसे ही दमकल की टीम को मिली, वो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गई। बताया गया कि इस काम में दमकल की 11 गाड़ियों को लगाया गया, जो झुग्गियों में फैल रही आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आई। दमकल की 2 घंटे की मेहनत के बाद हालात काबू में आ गए और उसके बाद लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पूरे एरिया को खाली कराया जा रहा है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलेगा। ये आग कैसे लगी इसकी सटीक वजह फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन हादसे वाली जगह से पुलिस ने कई सिलेंडर बरामद कर लिए।
जिनके फटने से आग काफी तेजी से फैलती गई और करीब 50 से 60 झुग्गियां जलकर राख हो गई। दिल्ली सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए कुछ शर्तों के साथ पंडाल लगाने को मंजूरी दे दी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले इलाके के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डीसीपी से इजाजत लेना जरूरी होगा और उस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले को उसकी शुरू से लेकर आखिर तक रोजाना वीडियो रिकॉर्डिंग करानी होगी, जिसे उस इलाके के नोडल ऑफिसर को दिखाना होगा ताकि वो ये जांच सकें कि कार्यक्रम में नियमों का पालन किया जा रहा है। और अगर उन्होंने कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया तो वो डीएम और डीसीपी को रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद उस कार्यक्रम को मिली इजाजत को रद्द भी किया जा सकता है। डीएम और डीसीपी को भी मुख्य सचिव को यह बताना होगा कि जिन कार्यक्रमों को इजाजत दी गई उनमें नियमों को माना जा रहा है या नहीं। साथ ही कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानते हुए लोगों को सिर्फ कुर्सी पर बैठना होगा। रक्षा मंत्री ने 40 से ज्यादा पुलों का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 40 से ज्यादा पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए ये सभी पुल बीआरओ ने बनाए हैं। साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही एक सुरंग का शिलान्यास भी किया। रक्षा मंत्री ने सीमा पर तनाव के लिए चीन और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। सरकार आप लोगों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करती है और आप लोगों की हर संभव सहायता का आश्वासन भी देती है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक मेडिकल कॉलेज में दलित डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में उसके परिवार ने रैगिंग होने का आरोप लगाया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने उसके साथ पढ़ने वाले कुछ डॉक्टरों से पूछताछ की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए, जहां उन्होंने इस मामले में केंद्र और दूसरे दलों पर भी हमला किया। इस कानून के जरिए ये खेती को, किसानी को किसानों से छीन के कंपनियों को देना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया जो पास होने वाले हर छात्र को नौकरी और रोजगार देने में भी मदद करेगी। इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले हर बच्चे को जो नौकरी चाहता है उसे नौकरी मिलनी ही चाहिए। हरियाणा में पराली जलाए जाने की खबरों के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि उनके राज्य में कहीं भी पराली नहीं जलाई जा रही है। उन्होंने ये दावा भी किया कि किसानों से सरकार पराली खरीद रही है। हमने जो स्टबल है उसकी इकट्ठा करके उसको गांठ बना करके अपने पास रखें, उसको 50 रुपया कुंटल इसका रेट भी रखा है कि उसमें बेल बना करके और जहां इसका उपयोग होगा वहां हम पहुंचाएंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वहां रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही एक बस को ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से बस का ड्राइवर ट्रेन को नहीं देख पाया और वो आगे बढ़ता गया, लेकिन इससे पहले कि बस क्रॉसिंग पार कर पाती, ट्रेन ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें यात्रियों से भरी एक बस रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ती दिखाई दी। रेलवे क्रॉसिंग पर कोई गेट नहीं था, जिसकी वजह से ड्राइवर बिना रुके आगे बढ़ता रहा, लेकिन बस जैसे ही पटरियों के बीच में पहुंची, दूसरी तरफ से आई एक तेज रफ्तार मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस दूसरी तरफ घूमकर पलट गई। जोरदार टक्कर की वजह से बस के परखचे उड़ गए, जबकि उसमें सवार 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत बचाव की टीमें वहां पहुंची और बस में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वांटस एयरलाइन ने कोरोना संकट के बीच लोगों को घुमाने फिराने के लिए एक ऐसी फ्लाइट उड़ाई जो किसी मंजिल पर पहुंची ही नहीं। हवाई जहाज सिडनी से उड़कर 7 घंटे बाद सिडनी ही वापस आ गया और उसमें सवार 150 यात्रियों ने सैकड़ों फीट की ऊंचाई से ही नीचे के खूबसूरत नजारे का मजा लिया। सफर के दौरान हवाई जहाज ऑस्ट्रेलिया के उन इलाकों के ऊपर से गुजरा जो पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में यात्री खिड़की से ही चिपक गए और कुछ तो तस्वीरें भी खींचते नजर आए। कोरोना काल में घूमने का ऐसा तरीका उन्हें भी बेहद पसंद आया। Some of the sites that we saw today, one would never get the chance to see it quite like that. बेशक लोग विमान से नीचे तक नहीं उतरे, लेकिन महीनों बाद उन्हें घरों से निकलने का मौका मिला और हवाई जहाज में बैठे बैठे ही उन्होंने खूबसूरत जगह निहार ली। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने कंप्यूटर बाबा भी पहुंच गए। वहां की डबरा सीट से सिंधिया की करीबी और राज्य की मंत्री इमरती देवी लड़ रही हैं, जो 2008 से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतती रही, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। जिनके खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने कंप्यूटर बाबा पहुंचे, लेकिन इस दौरान वो कुछ साधु संतों के साथ कबड्डी खेलने लगे। जिस डबरा सीट पर कंप्यूटर बाबा प्रचार करने पहुंचे, वहां से अब तक कांग्रेस की टिकट पर जीतती रही इमरती देवी बीजेपी से मैदान में है।
लिहाजा उन्होंने न केवल शिवराज सरकार को घेरा बल्कि इमरती देवी पर भी हमला बोला। जो गद्दार हैं ऐसे लोग को मध्य प्रदेश में विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, जिन्होंने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराई है और वो भी खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिराई है। लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे कंप्यूटर बाबा राज्य में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का संकल्प लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। तमिलनाडु की कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी से जुड़ने के बाद उन्होंने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं पर निशाना साधा और दावा किया कि उनका जमीनी लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है। Nation has to move forward. We need somebody like our honorable Prime Minister Narendra Modi ji to take the country in the right direction. बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया। कुछ दिन पहले ब्रेन हैमरेज होने के बाद उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। विनोद कुमार सिंह जून महीने में कोरोना की चपेट में भी आ गए थे और कोरोना से ठीक होने के बाद अगस्त में ही उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। विनोद कुमार सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार को कटिहार में होगा। उनके निधन पर सीएम और डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मुंबई के धारावी इलाके में जमीन धंसने से सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया। इस गड्ढे की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। साथ ही कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को मंदिर के अंदर कई मूर्तियां तोड़ दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वो अपने किसी छात्र को मार्कशीट लेने के लिए कॉलेज नहीं बुलाएगी। कोरोना संकट की वजह से अदालत ने एहतियात बरतते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि यूनिवर्सिटी छात्रों को मार्कशीट ऑनलाइन ही भेजे। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पराली की खरीद नहीं की गई तो उसे जलाना ही पड़ेगा। किसानों का कहना है कि धान के बाद गेहूं की फसल के लिए खेतों को जल्दी खाली करना जरूरी होता है। ऐसे में पराली को जलाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। किसानों ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि वो पराली खरीदने का सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन असल में पराली नहीं खरीद रही। किसानों ने मांग की है कि अगर पराली जलाने से रोकना है तो जल्द से जल्द उसकी खरीद की जाए। सर, पराली का क्या करना है? अगर गवर्नमेंट खेत में ही खरीद लेगी तो इसको हम गवर्नमेंट को पैसे के हिसाब से दे देंगे, नहीं तो इसको तो जलाना ही पड़ेगा आखिरी। और क्या करेंगे इतने पराली का, क्या करेगा? क्या करना, मजदूरी लगा कर ना कहाँ गिरेंगे इसको, कोई जगह नहीं, ना इसका कोई पैसे देने वाला है, ना फिर गिरें कहाँ, ना फसल बो सकते हैं। इसको उठाए बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमें जलाने को गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन लगा रही है तो गिरे कहाँ इसको। हाथरस केस में फंडिंग के मामले में ईडी सिर्फ पीएफआई की जांच कर रहा है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि हाथरस केस में ईडी को विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग का अब तक कोई सुराग नहीं मिला और न ही हाथरस केस में फंडिंग के मामले में भीम आर्मी की कोई भूमिका सामने आई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक वो हाथरस केस में फंडिंग के मामले में भीम आर्मी की किसी भी तरह की भूमिका की जांच नहीं कर रहा और उसकी जांच केवल पीएफआई की भूमिका पर केंद्रित है। इस मामले में ईडी के अधिकारी जल्द मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ भी करेंगे। हाथरस मामले में 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के अब तक किसी तरह के कोई सबूत ईडी के हाथ नहीं लगे हैं। ना ही ईडी इस एंगल पर अपनी कोई तफ्तीश आगे कर रही है। वहीं भीम आर्मी के फंडिंग को लेकर भी ईडी किसी तरह की कोई तफ्तीश आगे नहीं कर रही है। ना ही कोई सबूत अब तक ईडी के हाथ लगे हैं। यानी राहत की बात यह है कि भीम आर्मी का अब तक विदेशी फंडिंग या किसी तरह की कोई फंडिंग को लेकर नाम सामने नहीं आया है। कोलकाता के चितपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा जताया गया और आग लगते ही फैक्ट्री की छत से भीषण लपटें उठने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि उसने पल भर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। प्लास्टिक का सामान ज्यादा होने की वजह से आग तेजी से भड़कती चली गई, जिस वजह से पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। काले धुएं ने आसपास रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे वाली जगह पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे दिखाई दिए। वो पास की कई छतों पर चढ़कर लपटों पर पानी की बौछार करते हुए नजर आए और कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। जम्मू कश्मीर के जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिले की मांग पर बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडमिशन की आड़ में लाखों रुपए का घोटाला किया।
और ये आरोप भी लगाया कि हजारों छात्रों से एडमिशन फॉर्म की फीस वसूलने के बाद उनके फॉर्म खारिज कर दिए गए। इसी बात से गुस्साए एबीवीपी के कई कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े और वहां पहले से तैनात पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की सचिवालय तक पहुंचने की कोशिश नाकाम की तो कुछ लोगों ने सड़क पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बैरिकेडिंग को पार करने की फिर से कोशिश की गई और इस बार पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज बाकी लोगों ने हंगामा और तेज कर दिया। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रशासन से उन छात्रों के पैसे लौटाने की भी मांग की जिनके एडमिशन फॉर्म खारिज किए गए। 45,000 छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए, जिसमें एक फॉर्म की फीस 200 रुपए होती है और कुल मिलाकर ये राशि 90 लाख की राशि होती है। इस पूरे हंगामे के दौरान सचिवालय के पास बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जल्द कामकाज संभाल लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। 29 सितंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से वो घर पर ही क्वारंटीन थे। अब सेहत में सुधार आने के बाद वो जल्द ही अपना कामकाज संभाल लेंगे। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में एनजीओ एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन ने ऐसा सुपरमार्केट खोला जिसमें सिर्फ तेजाब हमले के शिकार पीड़ित ही काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की मार झेल रहे इन लोगों की मदद के लिए ये सुपरमार्केट खोला गया। ये हमारा एक ड्रीम ही था कि जिसमें हमारे सर्वाइवर्स काम करें और लोगों को दिखाए कि आप ये चेहरे को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन ये चेहरे लोगों के साथ में खुशी से रह सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के लिए 14 अक्टूबर से जनसभा करेंगे। वो हर रोज 4 जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। साथ ही रोजाना सभा करने के बाद वो वर्चुअल रैली भी करेंगे। दिल्ली के पास मोदी नगर में तैनात एसडीएम सौम्या पांडे ने अपनी बच्ची को जन्म देने के सिर्फ 1 महीने में ही दोबारा दफ्तर ज्वाइन कर लिया। मैंने ये अपनी जिम्मेदारियों को समझा और कोशिश की कि अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक बैलेंस कर सकूं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर एक विवादास्पद बयान दे डाला। वो अशोकनगर में एक चुनावी सभा में बोल रहे थे। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। कांग्रेस नेता के बयान पर सीएम शिवराज ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तुम्हें तुम्हारे बंगले मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे उद्योग मुबारक हो, हमें नंगा भूखा ही रहने दो ताकि अपनी गरीब जनता की सेवा करते रहें। पंजाब के लुधियाना में कई किसान ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो पराली नहीं जलाएंगे। किसानों की धान की फसल कटकर मंडियों में जा चुकी है। खेत में पराली पड़ी है, लेकिन पराली जलाने से निकले धुएं से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए इन किसानों ने फैसला किया है कि वो पराली नहीं जलाएंगे। प्रदूषण को लेकर सरकारों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है भले ही, पर इस चीज़ को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है इसको जानने के लिए हम लोग लुधियाना के पास लगते गांव में दौरा कर रहे हैं। और मैं एक ऐसे खेत में मौजूद हूं जहां पर फसल कट चुकी है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि फसल कट चुकी है, पर उसके बावजूद भी किसान ने अभी तक इस जो बची हुई जो जड़ें रहती हैं उनको आग नहीं लगाई है, क्योंकि उनका कहना है कहीं ना कहीं कि इसको आग लगाने से जो प्रदूषण फैलेगा उसका नुकसान जहां साथ लगते राज्यों को होगा तो उनके गांव के लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनके साथ बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जो आपने फसल इतनी देर से कितनी देर से इसको काटा हुआ, कितने दिन इसको काटे हुए हो गया और इसको आग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं, आग नहीं लगाएंगे। 5 दिन हो गए इसको काटे हुए को, तो इस पर खर्चा भी होगा, तो इसको ऐसे ही बेच करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्ला समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बल को पिछले महीने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले में शामिल सैफुल्ला और उसके साथी के वहां एक मकान में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उस मकान को चारों ओर से घेर लिया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने कार्रवाई तेज कर दी। ये मुठभेड़ वहां के एक रिहायशी इलाके में हुई, इसलिए जवानों की चुनौती भी बढ़ गई। हालांकि मुठभेड़ के दौरान वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। फायरिंग का सिलसिला अभी लगातार जारी है। अभी यहाँ पे लोगों को ही कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर रहें, यहाँ पे कोई भीड़ जमा ना हो। चारों ओर से घिरे आतंकियों को भागने का जरा भी मौका नहीं मिला और काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकी ढेर हो गए।
आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले 5 दिन में घाटी के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर 10 आतंकियों को ढेर किया गया, जिनमें कई मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल हैं। यूरोप के देश स्पेन के कई हिस्सों में नेशनल डे पर कई लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। स्पेन में कोरोना से अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 9 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। यही वजह रही कि लोगों का गुस्सा वहां की सरकार पर फूट पड़ा। लॉकडाउन के बावजूद मैड्रिड में सैकड़ों लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर रैली की शक्ल में निकल पड़े। सामने आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों से एक सड़क पूरी तरह जैम हो गई। प्रदर्शन में शामिल हर कोई अपनी गाड़ी में बैठकर झंडे लहराता दिखा। कुछ लोग गाड़ियों पर खड़े होकर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। लोगों ने विरोध जताने के लिए अपनी गाड़ियों के हॉर्न भी बजाए। वहीं कुछ लोग तय दूरी बनाकर सड़कों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखे। बताया गया कि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया के जरिए वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया। Porque hay que manifestarse contra un gobierno inepto que no hace nada con la cabeza, todos son cosas raras. सरकार विरोधी इस प्रदर्शन में वहां की विपक्षी पार्टी का भी लोगों को समर्थन मिला। एक तरफ दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में धुएं वाले कोहरे की चादर साफ दिखने लगी है और दूसरी तरफ पंजाब में किसान खुलेआम पराली को आग लगा रहे हैं। पंजाब के कई शहरों में किसानों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए ही पराली को आग लगा दी और सरकार को खुली चुनौती देते हुए नारेबाजी की। किसानों के कुछ संगठन लगातार पराली के मुद्दे पर सरकार की कोशिशों को दिखावा बता रहे हैं, जिनका कहना है कि पराली को जलाने से किसानों को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ही कर सकती है, सरकार तो करती नहीं। सरकार तो केवल कह देती है आग ना लगाओ, और आग लगाने के बगैर इसका कोई सलूशन ही नहीं है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमृतसर से भी सामने आई, जहां किसानों ने खुलेआम कैमरे के सामने ही खेत में खड़ी पराली को आग लगा दी। खेत से उठते जहरीले धुएं ने सूरज तक को ढक दिया। यही धुआं अब दिल्ली भी पहुंचने लगा है। सुबह के वक्त आसमान में धुएं वाला कोहरा साफ दिखा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। जो स्टबल बर्निंग स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ हवा में पोल्यूशन दिखना स्टार्ट हो गया है। महसूस हो रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है, फॉग काफी लगता है, आंखों पे चुभता है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हुई है, जो सर्दियां बढ़ने के साथ और जहरीली हो सकती है। कुछ रूट पर सिर्फ एसी कोच वाली ट्रेनें ही चलेंगी। रेलवे देश में कुछ रूटों पर सिर्फ एसी कोच वाली तेज रफ्तार ट्रेनें ही चलाएगा। फिलहाल ये ट्रेनें शुरू में ट्रायल के तौर पर दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के रूट पर चलाई जाएंगी। ट्रेनों को 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने के लिए एसी क्लास के डब्बे लगाने जरूरी हैं, इसलिए नॉन एसी क्लास के डब्बे इन ट्रेनों से हटाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएम के मुताबिक वो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे और तभी से घर पर क्वारंटीन थे। हालांकि अब कोरोना के लक्षण मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें कोरोना होने की बात सामने आई। जयराम ठाकुर फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मनीष शुक्ल की हत्या के मामले में पार्टी नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे और इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। साथ ही इन नेताओं ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। कुछ दिन पहले मनीष शुक्ल की उत्तर 24 परगना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। In the name of CID, the mockery of police is going on. बिहार के भागलपुर में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब ये बच्चे वहां एक मैदान में खेल रहे थे। हरियाणा के गोहाना में खेतों में पराली जलाने के मामलों में पिछले 2 दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जुर्माना तक लगाया जा रहा है कि लेकिन किसान इसे अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि खेतों में ही पराली में आग लगा रहे हैं। पराली से निकले धुएं की वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। लेकिन किसानों की दलील है कि सरकार अगर पराली खरीद ही नहीं रही तो उसे उनके पास इसे जलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। भाई प्राय देखने में आया है कि जिन जिन खेतों में जो कंबाइन से कटाई हो रही है और वो बिना एसएमएस के हो रही है, तो वहीं ये इंसिडेंट्स आए हुए हैं आगजनी के। तो मेरा एक तो आपके माध्यम से ये है कि जो भी कंबाइन हार्वेस्टर है, जो किसान है, वो अपनी कटाई उस कंबाइन से कराए जिसके साथ एसएमएस हो। हमने कोशिश करनी है कि भाई अगर फील्ड लेवल पर कहीं भी बिना एसएमएस कोई मशीन पाई जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका से तनातनी के बीच उत्तर कोरिया ने एक मिलिट्री परेड में अपने बेहद खतरनाक हथियार को दुनिया के सामने पेश कर दिया।
इस परेड का आयोजन किम जोंग उन की पार्टी की 75वीं सालगिरह के मौके पर किया गया, जिसमें उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। आधी रात को हुई इस परेड में कई मिसाइलें और दूसरे हथियार शामिल किए गए, लेकिन परेड की सबसे बड़ी खासियत रही उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बताया गया कि यह मिसाइल करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, यानी अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश इस मिसाइल की रेंज में होंगे। परेड में दम दिखाने के बाद सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को खुली धमकी भी दे डाली। यही नहीं, किम ने इशारों में ही बता दिया कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम हर कीमत पर जारी रखेंगे। 통제 관리하기 위하여 자의적 정당 방위 수단으로서의 전쟁 억제력을 계속 강화해 나갈 것입니다. इस खास मौके के लिए राजधानी प्योंगयांग में जोरदार तैयारियां की गई थी। सबसे पहले किम जोंग उन को तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद सैनिकों के दस्ते ने भी उनको सैल्यूट किया। परेड खत्म होने के बाद लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया और जोरदार आतिशबाजी की गई। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हमला किया गया। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के काफिले पर हमला हुआ। आरोप है कि हमलावरों ने अश्विनी शर्मा के साथ मारपीट भी की। यूपी के मथुरा में आरएलडी ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और अकाली दल के नेता भी शामिल हुए। तेज प्रताप यादव आज हसनपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तेज प्रताप ने पिछली बार महुआ सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, मगर इस बार आरजेडी ने उन्हें हसनपुर से उम्मीदवार बनाया है। बिहार की बेतिया में पुलिस ने 22 जगहों पर छापेमारी की और शराब की कई भट्टियों को तोड़ दिया। इसके अलावा वहां से बरामद हजारों लीटर शराब को भी नष्ट कर दिया। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली रामलोचन यादव की 2 अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने एक मकान और 2 मंजिला गेस्ट हाउस पर यह कार्रवाई की, जिसके लिए कुछ मशीनों की मदद ली गई। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में 5 मशीनें एक-एक कर दोनों इमारतों को तोड़ती नजर आईं। गेस्ट हाउस करीब 1500 वर्ग मीटर में करोड़ों की लागत से बनाया गया था। 2 मंजिला ये गेस्ट हाउस, आज पीडीए की जेसीबी मशीनें इसको धराशायी कर रही हैं। कार्रवाई के दौरान प्रशासन के अधिकारियों ने बाहुबली रामलोचन यादव के गेस्ट हाउस और मकान को ढहाने की वजह भी बताई। इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसका लीगल डिमोलिशन ऑर्डर पीडीए ने पास किया था। बताया गया कि समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली रामलोचन यादव के खिलाफ अपराध के कई मामले पहले से दर्ज। यूपी के हापुड़ से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 3 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि तीनों भाइयों में मकान की हिस्सेदारी पर विवाद हुआ और देखते ही देखते ये लोग 2 गुटों में बंटकर एक दूसरे पर टूट पड़े। सामने आए एक वीडियो में 2 लोग बीच सड़क पर एक लड़के पर मिट्टी से बने बर्तनों से हमला करते दिखे, जबकि एक लड़का ईंट से वार करता दिखा। मारपीट करने वाले 5 से 7 लोग आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। मारपीट के समय एक महिला बीच बचाव करने की कोशिश करती दिखाई दी। थोड़ी ही देर में इस हंगामे को देखने वालों की सड़क पर भीड़ लग गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने दोनों तरफ के लोगों को अलग कर दिया। जानकारी मिलते ही एक पुलिस वाला भी घटना वाली जगह पर पहुंचकर मामले की जांच करता दिखा। परिवार के ही लोग हैं, उसमें एक कमरे को लेकर विवाद हुआ था, तो उन्होंने मारपीट करी थी आपस में। साथ ही पुलिस ने मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। यूपी के बरेली में भी किसान बड़ी मात्रा में खेतों में पराली में आग लगा रहे हैं। बरेली में खेतों में पराली जलाने के मामले में 3 किसानों पर केस दर्ज किया गया है। बरेली के थाना बहेड़ी और शीशगढ़ इलाके में किसानों ने धान की कटाई करके पराली को खेत में जला दिया। पराली जलने से निकले धुएं से बढ़ते प्रदूषण को देखकर गांव के लोगों ने पराली जलाने का वीडियो बनाया, इसे सोशल साइट पर वायरल कर दिया। खेत में जल रही पराली के वीडियो को देखकर पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज कर ली। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के अनुसार पराली जलाने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 3 लोगों के ऊपर पराली जलाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 2 बहेड़ी से और 1 शीशगढ़ थाने से। इसमें पर्यावरण प्रदूषित करने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के करौली से, जहां पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या के बाद अब उनके परिवार ने भी जान का खतरा बताया है। पुजारी बाबूलाल वैष्णव के बेटे ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए परिवार की सुरक्षा की मांग की है। याचिका में पुलिस और प्रशासन पर सहयोग नहीं करने और आरोपियों की तरफ से धमकियां मिलने का आरोप लगाया गया है। भवानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। भवानी, याचिका में धमकी मिलने का आरोप लगाया है पुजारी के बेटे ने, इस याचिका पर कब सुनवाई होनी है?
देखिए, पुजारी के बेटे ने ये पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की, उनकी ओर से फाइल की गई है, जिसमें दो चीजें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जो आरोपी है उनकी ओर से धमकियां मिल रही है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में कुल 6 आरोपी, 6 में से 2 आरोपी कैलाश मीणा और ढिल्लू मीणा 2 अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन 4 आरोपी है अभी भी फरार है। और परिवार को ये डर है कि जो आरोपी फरार है उनकी ओर से लगातार धमकियां मिल रही है, तो इसलिए उनको सुरक्षा दी जाए, वो सुरक्षा की मांग की है। पूरे केस की अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस मामले में जो AIGCB की टीम है उसने कल ही जांच शुरू कर दी। कल टीम रही, आज भी टीम वहाँ है। इस बीच में सरकार की ओर से बात की गई, उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर अगर किसी तरीके का खतरा है तो दी जाएगी। जी। ताइवान के नेशनल डे मनाने से भड़के चीन ने उसे एक बार फिर जंग की गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी। ताइवान ने हर साल की तरह इस बार भी 10 अक्टूबर को अपना नेशनल डे मनाया, लेकिन इससे चीन इतना बौखला गया कि उसने ताइवान को धमकाने के लिए उसी दिन सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस अभ्यास में समंदर के रास्ते दुश्मन की जमीन पर कब्जे की तैयारियां परखी गईं। आधी रात को शुरू हुई इस मिलिट्री ड्रिल में पहले कुछ सैनिक दुश्मन की जमीन पर उतारे गए। उनके सिग्नल देते ही किनारे मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला बोल दिया गया। गोलाबारी के साथ जमकर रॉकेट दागे गए। गोलाबारी के बाद समंदर में मौजूद जंगी बेड़े ने भी मोर्चा संभाल लिया। जहाजों में मौजूद सैकड़ों सैनिक खास तरह के टैंकों की मदद से किनारे तक पहुंच गए और दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया। चीन के इस सैन्य अभ्यास को उसकी ताइवान पर कब्जा करने की तैयारियों से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि ताइवान ने चीन की धमकियों की परवाह किए बिना अपना नेशनल डे मनाया। इस दौरान ताइवान ने भी अपनी ताकत दिखाई और चीन की तरफ से कोई भी हमला होने पर मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी। पटना में रामलीला और रावण वध कार्यक्रम नहीं होंगे। पटना में जिला प्रशासन ने रामलीला और रावण वध के कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद अब वहां वर्चुअल तरीके से रावण वध कार्यक्रम किया जाएगा। इससे पहले कोरोना के खतरे की वजह से प्रशासन ने दुर्गा पूजा के आयोजन पर भी रोक लगा दी थी। गुजरात के मेहसाणा में एक गाड़ी नहर में गिर गई। इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला को बचा लिया गया, जबकि बाकी लोगों की खोजबीन के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। MP में मंदसौर जिले के सुवासरा उपचुनाव में प्रचार के दौरान सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के राज्य के 2 शहरों में अवैध संपत्तियां होने के आरोप पर सुवासरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग ने पलटवार किया। ये बड़बोले मंत्री जो जीतू पटवारी है, इनके कारण ही, ऐसे लोगों के कारण ये सरकार गिरी। तो मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि दादा चाबी दे दो, नहीं तो तुम्हारे घर पे आके कब्जा कर लूंगा। इससे पहले जीतू पटवारी ने शामगढ़ की एक सभा में हरदीप सिंह डंग पर कांग्रेस से धोखाबाजी कर बीजेपी में शामिल होने और अवैध संपत्ति का आरोप लगाया था। विजयनगर में जो इंदौर में मकान खरीदा, उसके हिसाब है मेरे पास। उज्जैन की नट बोल्ट फैक्ट्री में जो हिस्सा है, उसका भी कहीं से सूचना मिलती रहती है। यूपी के प्रयागराज में एक लड़के की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। आरोप है कि एक लड़की के परिवार वालों ने लड़के की पेड़ से बांधकर पिटाई की। बताया गया कि लड़के और लड़की के बीच दोस्ती थी, जिससे लड़की के परिवार के लोग खफा हो गए। इसके बाद उन्होंने लड़के को पेड़ से बांधा, फिर डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इस बीच वहां बच्चों समेत कई महिलाएं भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। घटना का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, इसका पता नहीं चल पाया है। नागोर्नो कराबाख पर कब्जे की जंग लड़ रहे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ सीज फायर कुछ मिनट भी नहीं टिक सका। रूस की मध्यस्थता में करीब 10 घंटे तक चली एक बैठक के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए, लेकिन यह समझौता 10 मिनट भी नहीं टिक सका। जल्द ही दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाने लगे। कुछ देर के लिए खामोश हुई तोपें दोबारा आग उगलने लगी। दोनों देश एक बार फिर जंग में उलझ गए। अजरबैजान की तरफ से हमलों के कई वीडियो भी जारी किए गए। इन वीडियो में अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनिया के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाते नजर आए। अजरबैजान ने दावा किया कि समझौते वाले दिन हुए इन हमलों में उसने आर्मेनिया के 5 टैंक, 15 बख्तरबंद गाड़ियां और कई तोपें तबाह कर दी। बड़ी तादाद में आर्मेनियाई सैनिकों को मार गिराने का भी दावा किया गया। जवाब में आर्मेनिया ने भी अजरबैजान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हालांकि युद्ध विराम इसलिए हुआ था ताकि दोनों देश अपने सैनिकों के शवों को वहां से हटा सकें और युद्ध बंदियों की अदला बदली की जा सके। लेकिन समझौता मानना तो दूर, दोनों देशों ने रिहायशी इलाकों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गंजा में हुई जबरदस्त बमबारी की वजह से कई मकान तबाह हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक रिहायशी इलाके में एक बम गिरता दिखाई दिया। हमले के वक्त एक आदमी सड़क से गुजर रहा था कि तभी वहां जोरदार धमाका हो गया। हालांकि वो आदमी तो किसी तरह बच गया, लेकिन कई दूसरों की जान चली गई। इसी तरह आर्मेनिया और नगोर्नो काराबाख के कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें सैनिकों के साथ कई आम लोग भी मारे गए।
रोहतक की गांधी कैंप कॉलोनी में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे घटना को अंजाम देकर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। भागते हुए हत्यारे पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए। सरेआम इस हत्या के बाद वहां भारी भीड़ जुट गई। मरने वाले के परिवार वालों में मातम पसर गया। घटना की खबर मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। जांच में मामला पैसों के लेन देन का बताया गया। पुलिस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फुटेज के आधार पर आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। भाई साहब एक आया पहले सिगरेट लेने, सिगरेट लिया उसने मेरे से, तो सिगरेट लेके दोबारा आया, दो जने पिस्तौलें निकाल के खड़े हो गए मेरे सिर पर रखे दोनों। भाई जो चीज़ है तेरे पास खाली कर दे। मैं कहा मेरी जेब में तो जो है बाकी गल्ला पड़ा है। गल्ला लूट लिया, जेबें लूट ली, मोबाइल लूट लिया, सारा कुछ लूट लिया। ये कह रहा ये भी इसको लूट लिया ना, अभी इसको मार दे। आपस में वो कह रहे थे मार दे इसको। मैंने हाथ जोड़े, भाई मार क्यों रहे, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मार क्यों रहते को मैंने सारा कुछ दे दिया। इतने में मेरा भाई आया पीछे से, उसने सिर्फ यही कहा क्या काम है भाई, उन्होंने उसी को ही मार दी गोली। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए केंद्र ने 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बिना छुट्टी पर जाए ही लीव ट्रैवल कंसेशन के तौर पर रकम मिल जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को एलटीसी की 3 गुना रकम की शॉपिंग करनी होगी, जिसके बिल सरकार को देने होंगे। छुट्टियों पर शहर से बाहर घूमने जाने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार छुट्टियों के दौरान हुए खर्च का भुगतान एलटीसी के तौर पर करती है। कोरोना संकट के कारण ज्यादातर कर्मचारी अपनी छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं जा पाए, इसलिए उनके लिए एलटीसी की रकम खत्म होने की नौबत है। दूसरी योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को त्योहारों पर खर्च के लिए 10,000 रुपए का कर्ज देगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस कर्ज का भुगतान कर्मचारी अपनी तनख्वाह से हर महीने 1,000 रुपए की कटौती के साथ करवा पाएंगे। जबकि तीसरी योजना के तहत राज्य सरकारों को मूलभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार 12,000 करोड़ का कर्ज देगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और कर्ज 50 साल के बाद लौटाना होगा। बेलारूस में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में उतरे पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसमें कई बुजुर्ग घायल हो गए। ये लोग गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग पर मिन्स्क की सड़कों पर उतरे, लेकिन नकाबपोश सुरक्षा बल के जवानों को देखकर इन लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने जवानों की घेराबंदी शुरू कर दी। सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के अचानक करीब आ जाने से सहम गए और उन्हें खदेड़ने के लिए मिर्च का स्प्रे कर दिया। सुरक्षा बल की इस कार्रवाई का कोई खास असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं पड़ा। वो लोग पुलिस के सामने काफी देर तक डटे रहे और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में इन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर रैली निकाली और सरकार विरोधी प्रदर्शन के समय गिरफ्तार किए लोगों को छोड़ने की मांग की। साथ ही इन लोगों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर धांधली से चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया। बिहार के पूर्णिया जिले की बनमनखी चीनी मिल पर चुनावी मौसम में एक बार फिर सियासत गर्मा गई। लोगों ने एक बार फिर 3 दशक से बंद पड़ी इस चीनी मिल को शुरू करने की मांग की, जबकि मिल की बदहाली के लिए विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए। हालांकि बनमनखी की चीनी मिल किसी जमाने में बिहार ही नहीं दुनिया की सबसे आधुनिक मिल कही जाती थी, लेकिन अब यह मिल खंडहर हो चुकी है। देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि कभी इसी चीनी मिल से इलाके के हजारों परिवारों का पेट भरा करता था। पिछले कई चुनाव से यहां आने वाला हर नेता लोगों से इसे दोबारा शुरू करवाने का वादा करता रहा है। कोई भी पार्टी के नेता आता है तो यही कहता है कि इस साल ये चीनी मिल शुरू हो जाएगी, और एक बार फिर नेता आते हैं और वही सियासत शुरू हो गई है। नेताओं के वादों से अब लोग भी ऊब चुके हैं। आप हमको वोट दीजिए, यदि हम जीत करके गए तो इस शुगर फैक्ट्री को अवश्य चलवाएंगे, लेकिन जब जीत के जाते हैं तो सारी बातें वो भूल जाते हैं। 2005 से बीजेपी के नेता कृष्ण कुमार ऋषि इलाके के विधायक हैं। मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन वादा करने के बावजूद चीनी मिल शुरू नहीं करवा पाए। इसीलिए कांग्रेस ने उन पर तीखा हमला बोला। 15 वर्षों से वो ऋषिदेव साहब ये बात कहते कहते नहीं थके हैं कि चीनी मिल अब चालू हुई, तब चालू हुई, अब चालू हुई। हर रोज वो ये बात कहते हैं। हालांकि सरकार ने तो अब एजेंडा ही बदल दिया। जेडीयू का दावा है कि सरकार इस मिल को नई उद्योग नीति के तहत निजी हाथों में देना चाहती है। विभाग अपनी तरफ से सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है, जो राज्य सरकार की नई उद्योग पॉलिसी है उसके तहत में। और अन्यथा अगर चीनी मिल वहाँ नहीं लग पाएगा तो उसको इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप करके कई छोटी छोटी इंडस्ट्री का वहाँ पे निर्माण होगा। पूर्णिया में चीनी मिल होने के कारण कभी गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन इसके बंद होते ही किसानों ने भी गन्ना उगाना बंद कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक खत लिखकर 14 मंत्रियों को पद से हटाने की मांग की।
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा और चुनाव लड़ रहे राज्य के 14 मंत्रियों को पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस ने इन सभी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव होगा। यूपी के हापुड़ में जमीन विवाद में कुछ लोगों पर बीच सड़क पर मारपीट करने का आरोप लगा। दावा किया गया कि लड़ने वाले तीनों आदमी आपस में भाई हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में उन सभी पर केस दर्ज कर लिया। हरियाणा के हिसार में एक बाल सुधार गृह से 17 बच्चे फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि सरकार किसानों से 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली खरीद रही है, जिसका इस्तेमाल गत्ते बनाने और दूसरे कामों में किया जाएगा। मुंबई के मुलुंड में एक अस्पताल में आग लग गई। इस अस्पताल में कई कोरोना मरीज भर्ती थे, जिन्हें तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। मरीजों को दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझा दिया। यूपी सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया। साथ ही गांव में पोस्टर, बैनर और लाउड स्पीकर के जरिए किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने को भी कहा। दिल्ली के करोल बाग इलाके से बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बीजेपी नेता ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से गलत भाषा का इस्तेमाल करते दिखे। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिन पहले अपनी गाड़ी को सड़क पर गलत तरीके से पार्क किया था, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने वहां से उठा लिया, जिस पर वो बीजेपी नेता बुरी तरह भड़क गए और गाली गलौज पर उतारू हो गए। वो बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले को बेइज्जत करने के साथ धमकाते दिखे। शोर शराबा सुनकर सड़क से गुजर रहे लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन गुस्साए बीजेपी नेता लगातार रौब दिखाते नजर आए और उन्होंने गाली गलौज करना भी बंद नहीं किया। इस बीजेपी नेता के काफी देर तक बदसलूकी करने के बावजूद वो ट्रैफिक पुलिस वाला टस से मस नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने बदसलूकी करने वाले नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सेंटियागो में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। ये प्रदर्शनकारी वहां के मूल निवासियों के अधिकारों के समर्थन में मार्च निकालना चाहते थे, जिसकी उन्हें इजाजत नहीं मिली। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में राजधानी सेंटियागो में इकट्ठा हुए लोग भड़क गए और उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा बल के जवानों पर ही पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान का पांव बुरी तरह आग की चपेट में आ गया। नाराज लोगों को शांत करने के लिए वहां तैनात जवान पीछे हट गए, लेकिन हंगामा कर रहे लोग तब भी नहीं रुके और उन्होंने जवानों को निशाना बनाकर पथराव भी शुरू कर दिया। हालात को संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और हाथों में लाठी थामे प्रदर्शन में शामिल लोग डटे रहे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक बस स्टैंड को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि इससे पहले सब कुछ नॉर्मल था। मूल निवासियों के अधिकारों के समर्थन में यही लोग झंडा लहराते हुए सड़कों पर गीतों पर झूम रहे थे। अमेरिका के रोड आइलैंड में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने उनके प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट बटोरने के लिए एक फेस्ट का आयोजन किया, जहां कई लोग आम कपड़ों में नहीं बल्कि अलग अलग वेशभूषा में शामिल हुए। क्योंकि रोड आइलैंड राज्य में हुए उस फेस्ट में फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी रखा गया और फेस्ट का नाम भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर ट्रम्पटोबर फेस्ट दिया गया। एक आदमी तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह तैयार होकर उस कार्यक्रम में पहुंचा। कोई ऐतिहासिक किरदारों के लिबास में नजर आया तो किसी की टी शर्ट पर ट्रंप और माइक पेंस के नाम के नारे लिखे दिखे। कार्यक्रम देखकर लगा ही नहीं कि वहां कोई चुनावी आयोजन था। ऐसा लगा जैसे पार्क में पिकनिक चल रही हो। ग्रेटर नोएडा में जमीन के एक हिस्से पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस झगड़े के समय एक आदमी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के बीच बचाव और समझौता करवाने के बाद झगड़ा खत्म हो गया था। लेकिन एक बार फिर दोनों पक्ष जमीन के कब्जे को लेकर भिड़े। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। 2 पक्षों में आज एक प्लाट को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस ने पहले ही निरोधात्मक कार्रवाई कर रखा है। आज इन दोनों पक्षों के रिश्तेदार आए थे, कॉमन रिश्तेदार थे, जिन्होंने फैसला भी करा दिया था। इनका फैसला होने के उपरांत आपस में इन लोगों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति, इरशाद नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सिर में हल्की सी चोट है। बिहार के बक्सर में एक महिला से दरिंदगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोपियों ने महिला के 5 साल के बेटे की भी हत्या कर दी और आरोपों के मुताबिक महिला और उसके बेटे को उसके घर के पास बने एक तालाब में फेंक दिया। पानी में से आवाज आया, हमारा घर भी पास में है, तालाब के पास में हमारा घर है।
आवाज़ मिला, हम लोग टॉर्च मारा, देखा कि उस पानी में बुड़ रही है, हम लोग घुस के निकाला इनको। गनीमत यह रही कि महिला को वक्त रहते तालाब से निकाल लिया गया, लेकिन उसके 5 साल के बेटे की जान नहीं बच पाई। बच्चा तो ऑलरेडी डेड था, तो उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और लेडीज को जो है अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। महिला की हालत अब खतरे से बाहर है और पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। लड़की को, पीड़ित महिला को जांच के लिए ले जाया जा रहा। मैडम इन्हें कहाँ ले जा रही? अभी तो बयान के लिए ले जा रही, थाने पे ले जा रही। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों आरोपियों की पहचान महिला के बयान के आधार पर हुई। लड़की जो आवाज बता रही है, किसका नाम बोला है? 2 आदमी को नाम बताई है कि 2 आदमी को हम पहचाने हैं। कौन कौन? भोला जादव और मीना राम को। तो ये लोग गांव के ही लोग हैं आपके? हाँ, गांव के हमारे लोग। कोई आपसी रंजिश? कुछ भी नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला के शरीर के जख्म तो भर गए, लेकिन बेटे की मौत के सदमे से उबरने में उसे लंबा वक्त लगेगा। तेलंगाना के यदाद्री से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने कुछ मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त कुछ गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ से कुछ लोग सड़क को पार करते हुए दिखाई दिए। पुलिस का इशारा मिलते ही जो गाड़ियां खड़ी थी वो आगे बढ़ती नजर आई। तभी पीछे से आती हुई एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर आगे से गुजर रही गाड़ियों को रौंदती हुई निकल गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद 3 मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार लोग सड़कों पर बिखर गए, जबकि एक मोटरसाइकिल में भयानक आग लग गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के कई लोग मदद के लिए दौड़े और घायलों को उठाकर सड़क के किनारे रखते दिखाई दिए, जबकि 2 घायल सड़क पर ही लेटे हुए नजर आए। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह घायल हो गया। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि 5 अक्टूबर को रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीज फायर का आक्रामक जवाब दे रही भारतीय फौज पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद 6 अक्टूबर को पाकिस्तानी फौज के रावलपिंडी मुख्यालय से एक चिट्ठी जारी की गई। इस चिट्ठी में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 4 जिलों में सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा गया और यह भी कहा गया कि 15% बेड और बाकी सुविधाएं सेना के लिए हर वक्त रिजर्व रखी जाए। ऐसा ही आदेश सियालकोट और रावलपिंडी डिवीजन के लिए भी जारी किया गया। पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ाई, जिनका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इन 2 महीनों में पाकिस्तान के 19 सैनिक मारे गए और 120 से ज्यादा घायल हुए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के करीब 15 चौकियां भी भारतीय फौज ने तबाह कर दी। पंजाब के होशियारपुर में नेशनल हाईवे पर बनी टोल प्लाजा पर कल रात पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के काफिले पर 2 अज्ञात गाड़ियों में आए लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। गाड़ियों पर पथराव किया गया। आरोप है कि अश्विनी शर्मा के साथ भी मारपीट हुई। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष पर हमले की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हो गए और सड़क पर जैम लगा दिया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर जैम खुलवाया। बताया गया कि पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जालंधर से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पठानकोट वापस जा रहे थे। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास किसान धरना देकर बैठे थे। वहां से गुजरते वक्त कुछ लोगों ने उनके काफिले को घेरने की कोशिश की, लेकिन कुछ गाड़ियां निकल गई। लेकिन उसके बाद अश्विनी शर्मा की गाड़ी को हमलावरों ने घेर लिया और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। अश्विनी शर्मा के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें किसी तरह से बचाकर निकाला। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हुए हमले पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने ट्वीट किया और लिखा कि पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर घातक हथियारों से जानलेवा हमले की निंदा करता हूं। पंजाब में किसान आंदोलन की आड़ में यूथ कांग्रेस के गुंडे पुलिस के सहयोग से बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। ऐसे घिनौने राजनीतिक हमलों से ना बीजेपी डरेगी, ना झुकेगी, ना अपने संकल्प से पीछे हटेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। पीड़ित परिवार ने भी हाथरस प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की। सारे बॉर्डर आपने सील कर दिए थे तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू था ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने मेलाफाइड तरीके से उस बेटी को जला दिया। और कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर ये डेड बॉडी किसी बहुत पैसे वाले पर्सन की होती तो आप हिमाकत करते ये काम करने की। लंबी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों के साथ अलग अलग बातचीत की, जिसके बाद सरकारी अधिकारियों का काफिला परिवार को लेकर लखनऊ से हाथरस के लिए निकल दिया। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार को लेकर जो है हाथरस प्रशासन जो है वो निकल चुका है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा में सुबह दिन निकलने से पहले ही हाथरस से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लखनऊ के लिए निकल गई। काफिले में हाथरस के सीओ, डीएम और एसडीएम के अलावा पीड़ित परिवार के 5 सदस्य रहे। काफिले में अफसरों और सुरक्षा कर्मियों की कुल 6 गाड़ियां शामिल रहीं, जो लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए हाथरस से लखनऊ पहुंची।
पहले अधिकारियों की योजना रात में ही लखनऊ के लिए निकलने की थी, लेकिन परिवार ने रात में निकलने पर ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि देर शाम या देर रात वो ट्रैवल नहीं करेंगे और इस वजह से जो है आज सुबह जो आला अधिकारी पहुंचे थे और साथ ही साथ सीओ रैंक के अधिकारी जो हैं इस काफिले में यहाँ पर शामिल है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी और 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई में यूपी सरकार को अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना होगा। न्यूज 18 की अमित सिंह की रिपोर्ट है कि हाथरस घटना के पीड़ित परिवार ने कोर्ट में सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत से ही सही जांच नहीं की और उन्हें परेशान किया। यहां तक कि परिवार ने पुलिस पर कोई मदद न करने और शुरुआत में एफआईआर न लिखने का आरोप भी लगाया। सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया कि उनकी इजाजत के बिना ही लड़की का अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं किया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि डीएम ने उन पर गलत तरीके से दबाव बनाया, इसलिए पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं। 2 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी पेश होने को कहा गया। लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच में हाथरस केस में सुनवाई के समय मौजूद रहने के बाद पीड़ित परिवार वापस हाथरस लौट आया। हाथरस लौटने के बाद पीड़ित के भाई ने बताया कि कोर्ट में काफी देर तक अंतिम संस्कार से जुड़ा सवाल ही पूछा गया। पीड़ित के भाई ने यह दावा भी किया कि हाथरस के डीएम को वहां फटकार भी लगाई गई। कोर्ट की सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि अब उन्हें इंसाफ मिलने का भरोसा हुआ है। हाँ, वही पूछा गया कि मतलब अंतिम संस्कार कैसे बिना पूछे कैसे हुआ, तुमने पूछा या नहीं पूछा। हम लोगों ने वही बताया कि मतलब पूछ रहे थे कि आपसे पूछा था हॉस्पिटल में आपको डेड बॉडी मिली थी। हमने बोला हमें तो मिली नहीं, हमें तो बताया भी नहीं, गुमराह कर दिया हम लोगों को। यही पूछा था उन्होंने कि आपकी मर्जी से हुआ या इन्होंने ज़बरदस्ती करा। तो हमने बताया कि बोलो कि हमें तो बेटी का मुख भी नहीं देखने दिया इन लोगों ने और बेटी को ऐसे ही जला दिया। तो उन्होंने बताया कि आपको ये अधिकार नहीं है जलाने का। तो अदालत के सवालों से आप सहज हुए, संतुष्ट हुए या आप असहज हुए? नहीं, हमें संतुष्टि है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारी उन्होंने सुनी है और बात को समझी भी है कि ये लोग गरीब आदमी ये कहाँ जाएंगे। कम से कम उसको कितना दुख है कि कागज अपनी बेटी का मुख भी नहीं देख सकती। अमेरिका के फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के समर्थकों ने गोल्फ कार्ट रैली निकाली। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव, लेकिन वहां कुछ राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में फ्लोरिडा से सामने आई तस्वीरों में वोट देने निकले सैकड़ों लोगों ने खुलकर अपनी पसंद का इजहार किया। जो बाइडेन के समर्थन में करीब 500 गोल्फ कार्ट सड़कों पर दौड़ती नजर आई। उन पर जो बाइडेन और कमला हैरिस के नाम के पोस्टर लगे दिखे। अपने नेता के समर्थन में पोस्टर आम बात है, लेकिन एक गाड़ी पर लिखे नारे ने तो सबका ध्यान खींचा। पोस्टर पर लिखा दिखा कि रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक भी जो बाइडेन के साथ हैं। इलेक्शन दफ्तर के बाहर भी कई लोग जो बाइडेन के समर्थन में बैनर और पोस्टर पकड़े नजर आए। विजया राजे सिंधिया के नाम का एक 100 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया। पूर्व बीजेपी नेता विजया राजे सिंधिया की 101वीं जयंती पर दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उनके नाम का 100 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। साथ ही उन्होंने उनके साथ बिताए दिनों को भी याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनसे बहुत आग्रह किया था कि वो जनसंघ की अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में ही जनसंघ की सेवा करना स्वीकार किया। राजस्थान के करौली में हुई पुजारी की हत्या के मामले के बाद सरकार के कुछ मंत्री और विधायक इस पुजारी के परिवार से मिलने पहुंचे। इन कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद सौंपी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मकान से जुड़े कागज भी दिए। आरोप है कि इस पुजारी की कुछ दिन पहले जमीन विवाद में जलाकर हत्या कर दी गई थी। जब हमारा आने का था तो यहाँ पर जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, जो यहाँ धरना देने आ गए। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में चल रहे रेल रोको आंदोलन से बिजली संकट गहराने की आशंका बढ़ गई। पिछले कई दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन से पंजाब में रेल सेवा पर असर पड़ा है और इसी वजह से वहां कोयले की भी कमी पड़ गई। अगर तुरंत कोयला नहीं पहुंचा तो थर्मल पावर प्लांट बंद होने और पूरे प्रदेश में बिजली संकट गहराने के आसार बढ़ गए। 3 दिन तो बाद जे रेल गड्डियां ना चलियां ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ ਜਾਂ शायद हो सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन ने डल झील की सफाई का काम तेज कर दिया। सर्दियों में शुरू होने वाले पर्यटक सीजन से पहले झील को हर साल इसी तरह संवारने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार कोरोना संकट में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इससे वहां कारोबारियों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया था। हम डल को पूरा ज्यादा ही साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, रखने की कोशिश कर रहे हैं।
पंजाब के संगरूर में किसानों ने पटवारी और एक पंचायत सचिव को बंधक बना लिया। ये दोनों लोग वहां के भवानीगढ़ में पराली जलाने वालों पर मामला दर्ज करने गए थे, लेकिन जैसे ही इस बात का पता वहां की किसान यूनियन को लगा, बड़ी संख्या में किसान वहां पर जुटे और पटवारी और पंचायत सचिव को बंधक बनाया। खबर पाकर पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन किसानों ने दोनों लोगों को नहीं छोड़ा। किसानों ने कहा कि वो इसी शर्त पर दोनों लोगों को जाने देंगे जब इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि पराली जलाने पर केस नहीं दर्ज किए जाएंगे। कोरोना के खतरे के बीच बिहार में 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी गई। चुनाव में ड्यूटी पर तैनात रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोरोना से बचाव वाली किट तैयार की जा रही है, जिसका नाम कोविड प्रोटेक्शन किट रखा गया। ये सभी किट चुनाव में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाएंगी, जिससे कि वो कोरोना से खुद का बचाव कर सकें और मतदान की प्रक्रिया में कोई रुकावट भी ना आए। इस प्रोटेक्शन किट में एक 100 ml का सैनिटाइजर है, फेस शील्ड है, 6 मास्क है और 2 हैंड ग्लव्स है। पटना के ज्ञान भवन में इन किटों की पैकिंग की जा रही है, जिन्हें तैयार करने में सैकड़ों लोग जुटे नजर आए। अभी इन्हें पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, जिन्हें तकरीबन 40,000 बूथों पर मतदान से पहले भेजा जाएगा। इसका उपयोग मतदान कर्मी मतदान कराने के समय करेंगे, ताकि एक सुरक्षित वातावरण में वो मतदान करा सके। समय पर इन किटों को मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जा सके, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी दिन रात इस काम को पूरा करने में लगे दिखे। इसके अलावा बूथों पर वोटरों के लिए सैनिटाइजर और मास्क का भी इंतजाम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। वहां एक मामूली से विवाद में कुछ लोगों ने एक ऑटो ड्राइवर को जमीन पर पटक पटक कर बेरहमी से पीटा। बताया गया कि एक लड़की की ऑटो से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद उसने फोन करके कुछ लोगों को वहां बुला लिया। इसके बाद कार और बाइक से पहुंचे लोगों ने ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। इस बीच वहां कई लोग सड़क पर खड़े होकर देखते रहे, लेकिन किसी ने भी आरोपियों को रोकने की कोशिश नहीं की। एक आरोपी ने लोहे के पटरे पर ऑटो ड्राइवर को पटक दिया, फिर उसी लोहे के पटरे को ड्राइवर के ऊपर फेंका। इसके बाद बेरहमी से ऑटो ड्राइवर को बाइक पर लटकाते हुए आरोपी इसे वहां से ले गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। अपने मीडिया वाले से निकला अपने घर के लिए। हाँ। ब्रिज मोड़ पड़ता है। हाँ। वहाँ से मैं अपनी गाड़ी किनारे लेके जा रहा था और उनकी गाड़ी डायरेक्ट ऐसा मोड़ में इंसान को मध्य चलाना चाहिए, वो फास्ट एकदम ला रहे थे। मैं अपनी गाड़ी कितनी दबाया, इतनी दबाई, गाड़ी भी मेरी किनारे ही पड़ी थी, कोई बीच रोड में भी नहीं पड़ी थी। और उसके बाद मेरे को बस गाड़ी से निकाले हैं, बस मारना चालू करें। एक ऑटो चालक था जिसके द्वारा एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में जो लड़की स्कूटी चला रही थी उसको चोट आई, तो उसमें हमने इस पर FIR किया है। लेकिन जब ये घटना हुई उस समय ही ये 2 लोग जो हैं, जो वीडियो में आपको दिख रहे हैं, ये वहाँ पहुँचे और उन्होंने ऑटो चालक के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की, जिसके आधार पर हमने अभी FIR कर ली है और हमारी टीम अभी रवाना हो गई है, उसको शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में आग से करीब 60 झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस हादसे की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन झुग्गियों में रखे सिलेंडरों के फटने से आग तेजी से फैली, जिसके बाद झुग्गियों से तेज लपटें उठती नजर आईं। देखते ही देखते पूरा इलाका लपटों में घिरा नजर आने लगा और वहां से उठ रहा धुआं हर तरफ फैलने लगा। घटना की खबर जैसे ही दमकल की टीम को मिली, वो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गई। बताया गया कि इस काम में दमकल की 11 गाड़ियों को लगाया गया, जो झुग्गियों में फैल रही आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आई। दमकल की 2 घंटे की मेहनत के बाद हालात काबू में आ गए और उसके बाद लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पूरे एरिया को खाली कराया जा रहा है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलेगा। ये आग कैसे लगी इसकी सटीक वजह फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन हादसे वाली जगह से पुलिस ने कई सिलेंडर बरामद कर लिए, जिनके फटने से आग काफी तेजी से फैलती गई और करीब 50 से 60 झुग्गियां जलकर राख हो गई। दिल्ली सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए कुछ शर्तों के साथ पंडाल लगाने को मंजूरी दे दी। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले इलाके के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और DCP से इजाजत लेना जरूरी होगा और उस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले को उसकी शुरू से लेकर आखिर तक रोजाना वीडियो रिकॉर्डिंग करानी होगी, जिसे उस इलाके के नोडल ऑफिसर को दिखाना होगा, ताकि वो ये जांच सकें कि कार्यक्रम में नियमों का पालन किया जा रहा है। और अगर उन्होंने कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया तो वो DM और DCP को रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद उस कार्यक्रम को मिली इजाजत को रद्द भी किया जा सकता है। DM और DCP को भी मुख्य सचिव को यह बताना होगा कि जिन कार्यक्रमों को इजाजत दी गई उनमें नियमों को माना जा रहा है या नहीं। साथ ही कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानते हुए लोगों को सिर्फ कुर्सी पर बैठना होगा।
रक्षा मंत्री ने 40 से ज्यादा पुलों का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 40 से ज्यादा पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए ये सभी पुल बीआरओ ने बनाए हैं। साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही एक सुरंग का शिलान्यास भी किया। रक्षा मंत्री ने सीमा पर तनाव के लिए चीन और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। सरकार आप लोगों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करती है और आप लोगों की हर संभव सहायता का आश्वासन भी देती है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक मेडिकल कॉलेज में दलित डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में उसके परिवार ने रैगिंग होने का आरोप लगाया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने उसके साथ पढ़ने वाले कुछ डॉक्टरों से पूछताछ की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए, जहां उन्होंने इस मामले में केंद्र और दूसरे दलों पर भी हमला किया। इस कानून के जरिए ये खेती को, किसानी को किसानों से छीन के कंपनियों को देना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया जो पास होने वाले हर छात्र को नौकरी और रोजगार देने में भी मदद करेगी। इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले हर बच्चे को जो नौकरी चाहता है उसे नौकरी मिलनी ही चाहिए। हरियाणा में पराली जलाए जाने की खबरों के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि उनके राज्य में कहीं भी पराली नहीं जलाई जा रही है। उन्होंने ये दावा भी किया कि किसानों से सरकार पराली खरीद रही है। हमने जो स्टबल है उसकी इकट्ठा करके उसको गांठ बना करके अपने पास रखें, उसको 50 रुपया कुंटल इसका रेट भी रखा है कि उसमें बेल बना करके और जहां इसका उपयोग होगा वहां हम पहुंचाएंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वहां रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही एक बस को ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से बस का ड्राइवर ट्रेन को नहीं देख पाया और वो आगे बढ़ता गया, लेकिन इससे पहले कि बस क्रॉसिंग पार कर पाती, ट्रेन ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें यात्रियों से भरी एक बस रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ती दिखाई दी। रेलवे क्रॉसिंग पर कोई गेट नहीं था, जिसकी वजह से ड्राइवर बिना रुके आगे बढ़ता रहा, लेकिन बस जैसे ही पटरियों के बीच में पहुंची, दूसरी तरफ से आई एक तेज रफ्तार मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस दूसरी तरफ घूमकर पलट गई। जोरदार टक्कर की वजह से बस के परखचे उड़ गए, जबकि उसमें सवार 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत बचाव की टीमें वहां पहुंची और बस में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वांटस एयरलाइन ने कोरोना संकट के बीच लोगों को घुमाने फिराने के लिए एक ऐसी फ्लाइट उड़ाई जो किसी मंजिल पर पहुंची ही नहीं। हवाई जहाज सिडनी से उड़कर 7 घंटे बाद सिडनी ही वापस आ गया और उसमें सवार 150 यात्रियों ने सैकड़ों फीट की ऊंचाई से ही नीचे के खूबसूरत नजारे का मजा लिया। सफर के दौरान हवाई जहाज ऑस्ट्रेलिया के उन इलाकों के ऊपर से गुजरा जो पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में यात्री खिड़की से ही चिपक गए और कुछ तो तस्वीरें भी खींचते नजर आए। कोरोना काल में घूमने का ऐसा तरीका उन्हें भी बेहद पसंद आया। Some of the sites that we saw today, one would never get the chance to see it quite like that. बेशक लोग विमान से नीचे तक नहीं उतरे, लेकिन महीनों बाद उन्हें घरों से निकलने का मौका मिला और हवाई जहाज में बैठे बैठे ही उन्होंने खूबसूरत जगह निहार ली। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने कंप्यूटर बाबा भी पहुंच गए। वहां की डबरा सीट से सिंधिया की करीबी और राज्य की मंत्री इमरती देवी लड़ रही हैं, जो 2008 से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतती रही, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। जिनके खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने कंप्यूटर बाबा पहुंचे, लेकिन इस दौरान वो कुछ साधु संतों के साथ कबड्डी खेलने लगे। जिस डबरा सीट पर कंप्यूटर बाबा प्रचार करने पहुंचे, वहां से अब तक कांग्रेस की टिकट पर जीतती रही इमरती देवी बीजेपी से मैदान में है। लिहाजा उन्होंने न केवल शिवराज सरकार को घेरा, बल्कि इमरती देवी पर भी हमला बोला। जो गद्दार हैं, ऐसे लोग को मध्य प्रदेश में विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, जिन्होंने जनता की चुनी हुई सरकार को गिराई है और वो भी खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिराई है। लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे कंप्यूटर बाबा राज्य में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का संकल्प लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। तमिलनाडु की कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी से जुड़ने के बाद उन्होंने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं पर निशाना साधा और दावा किया कि उनका जमीनी लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है। The nation has to move forward
We need somebody like our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to take the country in the right direction. बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया। कुछ दिन पहले ब्रेन हैमरेज होने के बाद उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। विनोद कुमार सिंह जून महीने में कोरोना की चपेट में भी आ गए थे और कोरोना से ठीक होने के बाद अगस्त में ही उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। विनोद कुमार सिंह का अंतिम संस्कार बुधवार को कटिहार में होगा। उनके निधन पर सीएम और डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मुंबई के धारावी इलाके में जमीन धंसने से सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया। इस गड्ढे की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। साथ ही कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को मंदिर के अंदर कई मूर्तियां तोड़ दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वो अपने किसी छात्र को मार्कशीट लेने के लिए कॉलेज नहीं बुलाएगी। कोरोना संकट की वजह से अदालत ने एहतियात बरतते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि यूनिवर्सिटी छात्रों को मार्कशीट ऑनलाइन ही भेजे। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पराली की खरीद नहीं की गई तो उसे जलाना ही पड़ेगा। किसानों का कहना है कि धान के बाद गेहूं की फसल के लिए खेतों को जल्दी खाली करना जरूरी होता है। ऐसे में पराली को जलाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। किसानों ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि वो पराली खरीदने का सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन असल में पराली नहीं खरीद रही। किसानों ने मांग की है कि अगर पराली जलाने से रोकना है तो जल्द से जल्द उसकी खरीद की जाए। सर, पराली का क्या करना है? अगर गवर्नमेंट खेत में ही खरीद लेगी तो इसको हम गवर्नमेंट को पैसे के हिसाब से दे देंगे, नहीं तो इसको तो जलाना ही पड़ेगा आखिरी। और क्या करेंगे इतने पराली का, क्या करेगा? क्या करना, मजदूरी लगा कर ना कहाँ गिरेंगे इसको, कोई जगह नहीं, ना इसका कोई पैसे देने वाला है, ना फिर गिरेंगे कहाँ, ना फसल बो सकते हैं। इसको उठाए बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमें जलाने को गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन लगा रही है तो गिरे कहाँ इसको। हाथरस केस में फंडिंग के मामले में ईडी सिर्फ पीएफआई की जांच कर रहा है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि हाथरस केस में ईडी को विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग का अब तक कोई सुराग नहीं मिला और न ही हाथरस केस में फंडिंग के मामले में भीम आर्मी की कोई भूमिका सामने आई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक वो हाथरस केस में फंडिंग के मामले में भीम आर्मी की किसी भी तरह की भूमिका की जांच नहीं कर रहा और उसकी जांच केवल पीएफआई की भूमिका पर केंद्रित है। इस मामले में ईडी के अधिकारी जल्द मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ भी करेंगे। हाथरस मामले में 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के अब तक किसी तरह के कोई सबूत ईडी के हाथ नहीं लगे हैं। ना ही ईडी इस एंगल पर अपनी कोई तफ्तीश आगे कर रही है। वहीं भीम आर्मी के फंडिंग को लेकर भी ईडी किसी तरह की कोई तफ्तीश आगे नहीं कर रही है। ना ही कोई सबूत अब तक ईडी के हाथ लगे हैं। यानी राहत की बात यह है कि भीम आर्मी का अब तक विदेशी फंडिंग या किसी तरह की कोई फंडिंग को लेकर नाम सामने नहीं आया है। कोलकाता के चितपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा जताया गया और आग लगते ही फैक्ट्री की छत से भीषण लपटें उठने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि उसने पल भर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। प्लास्टिक का सामान ज्यादा होने की वजह से आग तेजी से भड़कती चली गई, जिस वजह से पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। काले धुएं ने आसपास रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे वाली जगह पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे दिखे। वो पास की कई छतों पर चढ़कर लपटों पर पानी की बौछार करते हुए नजर आए और कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। जम्मू कश्मीर के जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिले की मांग पर बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडमिशन की आड़ में लाखों रुपए का घोटाला किया और यह आरोप भी लगाया कि हजारों छात्रों से एडमिशन फॉर्म की फीस वसूलने के बाद उनके फॉर्म खारिज कर दिए गए। इसी बात से गुस्साए एबीवीपी के कई कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े और वहां पहले से तैनात पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की सचिवालय तक पहुंचने की कोशिश नाकाम की तो कुछ लोगों ने सड़क पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बैरिकेडिंग को पार करने की फिर से कोशिश की गई और इस बार पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज बाकी लोगों ने हंगामा और तेज कर दिया। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रशासन से उन छात्रों के पैसे लौटाने की भी मांग की जिनके एडमिशन फॉर्म खारिज किए गए। 45,000 छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए, जिसमें एक फॉर्म की फीस 200 रुपए होती है और कुल मिलाकर यह राशि 90 लाख की राशि होती है। इस पूरे हंगामे के दौरान सचिवालय के पास बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जल्द कामकाज संभाल लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। 29 सितंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से वो घर पर ही क्वारंटीन थे। अब सेहत में सुधार आने के बाद वो जल्द ही अपना कामकाज संभाल लेंगे। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में एनजीओ एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन ने ऐसा सुपरमार्केट खोला जिसमें सिर्फ तेजाब हमले के शिकार पीड़ित ही काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की मार झेल रहे इन लोगों की मदद के लिए ये सुपरमार्केट खोला गया। ये हमारा एक ड्रीम ही था कि जिसमें हमारे सर्वाइवर्स काम करें और लोगों को दिखाए कि आप ये चेहरे को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन ये चेहरे लोगों के साथ में खुशी से रह सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के लिए 14 अक्टूबर से जनसभा करेंगे। वो हर रोज 4 जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। साथ ही रोजाना सभा करने के बाद वो वर्चुअल रैली भी करेंगे। दिल्ली के पास मोदी नगर में तैनात एसडीएम सौम्या पांडे ने अपनी बच्ची को जन्म देने के सिर्फ 1 महीने में ही दोबारा दफ्तर ज्वाइन कर लिया। मैंने ये अपनी जिम्मेदारियों को समझा और कोशिश की कि अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकूं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर एक विवादास्पद बयान दे डाला। वो अशोकनगर में एक चुनावी सभा में बोल रहे थे। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। कांग्रेस नेता के बयान पर सीएम शिवराज ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तुम्हें तुम्हारे बंगले मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारे उद्योग मुबारक हो, हमें नंगा भूखा ही रहने दो ताकि अपनी गरीब जनता की सेवा करते रहें। पंजाब के लुधियाना में कई किसान ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो पराली नहीं जलाएंगे। किसानों की धान की फसल कटकर मंडियों में जा चुकी है। खेत में पराली पड़ी है, लेकिन पराली जलाने से निकले धुएं से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए इन किसानों ने फैसला किया है कि वो पराली नहीं जलाएंगे। प्रदूषण को लेकर सरकारों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है भले ही, पर इस चीज़ को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है इसको जानने के लिए हम लोग लुधियाना के पास लगते गांव में दौरा कर रहे हैं। और मैं एक ऐसे खेत में मौजूद हूं जहां पर फसल कट चुकी है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि फसल कट चुकी है, पर उसके बावजूद भी किसान ने अभी तक इस जो बची हुई जो जड़ें रहती हैं उनको आग नहीं लगाई है, क्योंकि उनका कहना है कहीं ना कहीं कि इसको आग लगाने से जो प्रदूषण फैलेगा उसका नुकसान जहां साथ लगते राज्यों को होगा तो उनके गांव के लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनके साथ बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जो आपने फसल इतनी देर से कितनी देर से इसको काटा हुआ है, कितने दिन इसको काटे हुए हो गया और इसको आग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं, आग नहीं लगाएंगे। 5 दिन हो गए इसको काटे हुए को, तो इस पर खर्चा भी होगा, तो इसको ऐसे ही बच करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्ला समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बल को पिछले महीने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए हमले में शामिल सैफुल्ला और उसके साथी के वहां एक मकान में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उस मकान को चारों ओर से घेर लिया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने कार्रवाई तेज कर दी। ये मुठभेड़ वहां के एक रिहायशी इलाके में हुई, इसलिए जवानों की चुनौती भी बढ़ गई। हालांकि मुठभेड़ के दौरान वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। फायरिंग का सिलसिला अभी लगातार जारी है। अभी यहाँ पे लोगों को ही कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर रहें, यहाँ पे कोई भीड़ जमा ना हो। चारों ओर से घिरे आतंकियों को भागने का जरा भी मौका नहीं मिला और काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकी ढेर हो गए। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले 5 दिन में घाटी के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर 10 आतंकियों को ढेर किया गया, जिनमें कई मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल हैं। यूरोप के देश स्पेन के कई हिस्सों में नेशनल डे पर कई लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। स्पेन में कोरोना से अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 9 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। यही वजह रही कि लोगों का गुस्सा वहां की सरकार पर फूट पड़ा। लॉकडाउन के बावजूद मैड्रिड में सैकड़ों लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर रैली की शक्ल में निकल पड़े। सामने आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों से एक सड़क पूरी तरह जैम हो गई। प्रदर्शन में शामिल हर कोई अपनी गाड़ी में बैठकर झंडे लहराता दिखा। कुछ लोग गाड़ियों पर खड़े होकर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे।
लोगों ने विरोध जताने के लिए अपनी गाड़ियों के हॉर्न भी बजाए। वहीं कुछ लोग तय दूरी बनाकर सड़कों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखे। बताया गया कि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया के जरिए वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया। Porque hay que manifestarse contra un gobierno inepto que no hace nada con la cabeza, todos son cosas raras. सरकार विरोधी इस प्रदर्शन में वहां की विपक्षी पार्टी का भी लोगों को समर्थन मिला। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।